पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला पर मनसा के जवाहर के गांव के पास फायरिंग हुई। घटना के बाद मूसेवाला को गंभीर हालत में मनसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मूसेवाला को गैंगस्टरों से धमकियां मिली थी। इसके बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही मूसेवाला समेत 424 वीआईपी की सुरक्षा वापस ली थी। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बिना इंटेलिजेंस की सूचना के सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाई गई, जिसके चलते उनकी जान गई। ये हत्यारों को खुला आमंत्रण था। संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में बैठकर पंजाब की सरकार चलाने का आरोप लगाया। सिद्धू मूसेवाले जी के प्रेस जो सिक्योरिटी थी उसे हटाई। फिर आश्चर्य का विषय है कि जो विषय कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ये पूरी लिस्ट किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई, यह कॉन्फिडेंशियल लिस्ट दैट वाज मेड पब्लिक। तो एक तरह से ये एक इनवाइट था, यह एक आमंत्रण था हत्यारों को कि हमने इन लोगों का सिक्योरिटी वापस लिया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या की गई है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मूसेवाला की हत्या से मैं काफी दुखी हूँ। हत्यारों की तलाश की जा रही है। हमलावर जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। मैं सबसे शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्थिक मदद देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में सभी बच्चे अपने अभिभावकों और जिलाधिकारियों के साथ मौजूद होंगे। इसके तहत सभी बच्चों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। बच्चों को ये रकम उनके 23 साल की उम्र पूरा होने पर मिलेगी। इसके अलावा सरकार अनाथ हुए बच्चों के रहने, उनके खाने पीने और शिक्षा का इंतजाम भी करेगी। इसके लिए उन्हें 20-20 हजार रुपए की स्कॉलरशिप और हेल्थ कार्ड सौंपा जाएगा। ये योजना पिछले साल 29 मई को शुरू हुई थी, जिसमें 31 राज्यों के 557 जिलों के 4345 आवेदनों को मंजूरी दी गई। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी देश भर में 15 दिनों का सुशासन पखवाड़ा मनाएगी। इसकी शुरुआत 28 मई से 14 जून तक बीजेपी सभी राज्यों में जिला से लेकर बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी राज्य सरकारों के मंत्री और पदाधिकारी गांवों का दौरा करेंगे। पखवाड़े के दौरान 75 घंटे के जनसंपर्क कार्यक्रम का भी लक्ष्य है। पीएम मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करेंगे। शिमला में होने वाले कार्यक्रम के जरिए पीएम देश भर के करीब 50,000 किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना की अगली किश्त ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। पीएम की रैली में भीड़ जुटाने के लिए हिमाचल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर न्योता दिया है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई होगी। सुनवाई में मस्जिद कमेटी आज भी अपना पक्ष रखेगी। इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई। यहाँ शिवलिंग है ही नहीं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने ये भी कहा था कि अफवाह से व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। वाराणसी जिला अदालत आज ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे का वीडियो जारी करने का आदेश जारी कर सकता है। हालांकि इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे के वीडियो और फोटोग्राफ सार्वजनिक न करने की अपील की है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से भी सर्वेक्षण रिपोर्ट और वीडियो लोगों के बीच जाने पर पाबंदी की मांग की गई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को फव्वारा बताने वाले श्री काशी करवत मंदिर के महंत ने अपना पद छोड़ दिया है। महंत ने बताया कि वो कुचक्र का शिकार हो गए थे, जिसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने पद त्याग दिया है।
अब उन्होंने अपने छोटे भाई को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। सुनवाई से एक दिन पहले जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि वाराणसी और मथुरा की निचली अदालतों के आदेश से विभाजनकारी राजनीति को मदद मिली है। 1991 के एक्ट की स्पष्ट अवहेलना हुई है। प्रस्ताव में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद फैसले में पूजा स्थल कानून 1991 एक्ट 42 को संविधान के मूल ढांचे की असली आत्मा बताया है। इसमें ये संदेश मौजूद है कि सरकार, राजनीतिक दल और किसी धार्मिक वर्ग को इस तरह के मामलों में अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़ने से बचना चाहिए। यूपी के देवबंद में हुए जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये मुल्क हमारा है और हम इसे बचाएंगे। किसी को अगर हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ। हमको मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हम नहीं गए। बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान चले जाएं। बीजेपी नेताओं ने ऐसे बयानों पर पलटवार करते हुए इसे कट्टरवादी सोच बताया। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी के बयान को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भड़काऊ बताया। उन्होंने कहा कि मदनी देश के खिलाफ मुसलमानों को उकसा रहे हैं। इनकी पाकिस्तान से मिली भगत की जांच होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर फिर सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने कहा कि भारत न तो मेरा है, न मोदी का है और न ही शाह का। भारत अगर किसी का है तो वो द्रविड़ों और आदिवासियों का है। ओवैसी ने कहा 4 जगह से लोग आए थे, लेकिन बीजेपी आरएसएस कहती है कि मुगल आए। अफ्रीका से भी तो लोग आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब आए तब भारत बना, लेकिन आदिवासी यहाँ के हैं, द्रविड़ यहाँ के हैं। आर्य 4000 साल पहले यहाँ आए थे। 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी आरएसएस का मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अबे अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना, मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। बीजेपी के नेताओं ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ओवैसी को अब कम से कम मान लेना चाहिए कि उनके पूर्वज हिंदू थे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि वो ओवैसी के बयान को इस लायक भी नहीं समझते कि वो इस पर प्रतिक्रिया दें। हमें ओवैसी साहब, आप मान लो फिर कि आपके जो पूर्वज थे वो कोई और नहीं थे, वो हिंदू थे। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शन सिंह और संगीता यादव को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार, कर्नाटक से निर्मला सीतारमण और जग्गेश, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल और डॉक्टर अनिल सुखदेव राव, राजस्थान से घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भी रविवार रात राज्यसभा के लिए 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट से कई दिग्गजों के नाम गायब हैं। बागी गुट G23 में शामिल गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को पार्टी ने किनारे लगा दिया है, तो कई नए वफादारों को टिकट दिया गया है।
प्रियंका वाड्रा के करीबी कहे जाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने महाराष्ट्र से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा प्रमोद तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राजीव शुक्ला और अजय माकन, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम और विवेक तनखा भी उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं। मुकुल वासनिक G23 के अकेले नेता हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार गुजरात चुनाव में टक्कर देने को तैयार है। इसी सिलसिले में ओवैसी कल पोरबंदर पहुंचे। ओवैसी का दावा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में उनकी पार्टी को जैसी कामयाबी मिली, उससे पार्टी कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह में हैं और अब विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। पोरबंदर में ओवैसी ने बीजेपी पर चुन चुनकर हमले बोले। आधार कार्ड से जुड़ी नई एडवाइजरी को लेकर चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया है। साथ ही इसे एक सामान्य गतिविधि बताया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की एडवाइजरी को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। इसके गलत अर्थों में समझे जाने की संभावना को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। एडवाइजरी में कहा गया था कि लोगों को किसी संस्थान को आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है।